आज की वीडियो में हम पावर शेयरिंग का पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं। ऑलरेडी बेल्जियम और श्रीलंका का केस कवर हो चुका है लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए, फिर आप यहाँ आइएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो 3 टॉपिक बचे हुए हैं उसके पहले टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका के केस में हमने ये समझा था कि पावर को शेयर करना, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, लोगों की बातें सुनना और उनको अधिकार देना कि वो अपना कम से कम थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकें, है ना। उनके हिसाब से चलना, उनके धर्म के हिसाब से चलना, उनके रिलीजन के हिसाब से चलना, सबको इक्वली ट्रीट करना, ये सब ना एक देश में ज़रूरी होता है। मतलब पावर को शेयर करना ज़रूरी होता है, राइट। तो ये तो हमने सीखा। अब बुक ये चाहती है कि आपने जो सीखा है ना उसे आप ना कंक्लूड करो कि आपने क्या सीखा है। तो बुक एक क्वेश्चन पूछती है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। तो बुक खुद उसके 2 कारण देती है कि ये 2 कारण हैं, ये प्रूफ करते हैं कि पावर शेयरिंग ज़रूरी है यार, है ना। तो पहला जो कारण देती है बुक वो है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न, प्रूडेंशियल का मतलब ये होता है कि जब कोई भी काम बहुत केयरफुली किया जाता है और उसमें रिस्क कम होती है ना। तो मतलब आप कोई भी काम करने से पहले जो भी पहले लोगों ने काम किया है उस पे आप उसके उनके एक्सपीरियंसेस देखते हैं, फैक्ट देखते हैं, डेटा देखते हैं और आप समझते हैं यार कि ये काम इनने किया था और ऐसा ऐसा करने से ना अच्छा रिजल्ट आया। ये होता है प्रूडेंशियल अप्रोच, है ना, जब आप बहुत लॉजिकली चलते हैं और रिस्क को कम कर देते हैं। तो प्रूडेंशियल रीज़न क्या है। प्रूडेंशियल रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग करने से देश में कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, लड़ाइयाँ कम होती हैं। जब लड़ाइयाँ कम होती हैं तो देश में स्टेबिलिटी रहती है, मतलब फालतू की क्रांतियाँ नहीं हो रही होती हैं और लोग ना कुछ और भी ढंग का काम कर पाते हैं। ये नहीं कि लड़ाइयाँ ही हो रही हैं, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट भी स्टेबल रहेगी और देश भी स्टेबल रहेगा, है ना। तो बाकी चीज़ों पे लोग फोकस कर पाएंगे, मतलब कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे पावर शेयर करने से, है ना। और गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, कंट्री स्टेबल रहेगी, ठीक है। और इसका मतलब ये है, बुक एक वर्ड और लिखती है, इसका मतलब ये है कि पावर शेयरिंग करने से बेटर आउटकम्स आते हैं, मतलब रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो पोटेंशियल रीज़न में मेनली 3 वर्ड है, राइट, कि कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है और इसका मतलब ये है कि आउटकम अच्छा है यार। पावर शेयर करो, आउटकम अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल अप्रोच कि भाई बहुत केयरफुल है, इसमें रिस्क के बहुत चांसेस कम है। ये पोटेंशियल अप्रोच हो गया। उसकी अपोजिट, जब आप किसी एक इंसान को बहुत सारा पावर देते हो ना तो कभी ना वो उल्टा सीधा काम कर ही देता है। वो कर देगा, नहीं तो उसका बच्चा कर देगा जब वो राजा बनेगा। या गवर्नमेंट के केस में भी आप देखो, जैसे कि श्रीलंका का आप ऑब्जर्व करो कि उनको पता था कि ये लोग ज़्यादा हैं, इनसे सिन्हाला लोग ज़्यादा हैं, उनसे हमको वोट मिलेंगे, तो उनके लिए कर लेते हैं, है ना। तो इस वे में चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो जब पावर सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है तो फिर ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बन जाती हैं जो किसी एक के लिए अच्छी होती हैं और बाकी के कुछ लोगों के लिए बुरी होती हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, कंट्री ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या क्या। तो पहला था प्रूडेंशियल रीज़न कि पावर शेयरिंग से कन्फ्लिक्ट कम होते हैं, आउटकम अच्छा आता है और गवर्नमेंट भी स्टेबल रहती है, ठीक है। दूसरा रीज़न है, दूसरा कारण है जो वो कहती है कि यार पावर शेयरिंग तो ज़रूरी है, वो है मोरल रीज़न। तो मोरल रीज़न, आप लोग पढ़ते हो मोरल साइंस, तो मैं आज आपको 2 वर्ड बताने वाला हूँ। एक होता है मोरल, ठीक है, एक होती है मोरालिटी, मोरल मोरालिटी, और एक होती है एथिक्स, एथिकल इश्यूज, एथिक्स। सो मोरल, मोरालिटी और एथिक्स 2 वर्ड है, इनका आप पहले मतलब समझो। मोरालिटी होता है कि मुझे अंदर से क्या लगता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, यानी कि मेरी पर्सनल चॉइस, मेरी पर्सनल फीलिंग, मेरी पर्सनल वैल्यूज़, कि मैं सोच रहा हूँ कि यार सच बोलना सही होता है, ऑनेस्टी सही है ना। तो ये मेरी पर्सनल वैल्यू है, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह सच बोलना सही होता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोरली ये सही है ना। अब एथिक्स होता है, एथिक्स क्या होता है कि वो चीज़ सोसाइटी के हिसाब से या लॉ के हिसाब से सही है या नहीं, ठीक है। तो मोरालिटी क्या होता है, आपकी खुद के अंदर की फीलिंग। एथिक्स होता है कि वो बाहर के हिसाब से सही है नहीं। इसलिए आपको बचपन में मोरल साइंस पढ़ाते हैं कि भाई तुम अपना तो ठीक कर ही लो, बाहर का फिर बड़े होकर देख लेना, है ना। जैसे मैं आपको एक केस देता हूँ एग्जाम्पल में, तो ये एक शायद यूपीएससी का क्वेश्चन भी था एथिक्स के पेपर में। तो केस ये है कि मान लो एक दादी जी आपके पास आती हैं, एक ओल्ड लेडी आपके पास आती हैं और एक आप बढ़िया ऑफिसर हैं आप, है ना। और वो आपसे आके बोलती हैं कि बेटा मेरी ना पेंशन नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, इकोनॉमिकली दिक्कत हो रही है और मेरा ना एक डॉक्यूमेंट का इशू है, तो ये डॉक्यूमेंट ना प्लीज़ आप क्लियर करा दो और मुझे पेंशन करा दो यार, बहुत दिक्कत हो रही है।
अब आपने जब चेक किया तो आपको पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है और वो बहुत ज़रूरी है उनकी पेंशन फिर से शुरू कराने के लिए, कुछ भी जो भी आधार कार्ड है उनकी डिटेल वट एवर इट इज़। अब आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है और आप उनका काम कर दोगे, बिना डॉक्यूमेंट के आप काम कर दोगे, या आप उनका काम नहीं करोगे, है ना। तो आपकी मोरालिटी ये कहेगी, अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके अंदर से फीलिंग आएगी यार कि दादी जी परेशान है, इनका काम कर देते हैं और आप बिना डॉक्यूमेंट के कर दोगे। तो ये मोरली तो सही है लेकिन एथिकली सही नहीं है, क्योंकि आपने लॉ तोड़ दिया। जब लॉ में लिखा है कि बिना डॉक्यूमेंट के नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है, लॉ बनने में टाइम लगता है ना, कोई भी लॉ ऐसा नहीं होता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने उनका काम कर दिया, अब दादी बहुत अच्छी थी, उनने जाके आपकी तारीफ़ कर दी, अरे सर वो तो बहुत बहुत अच्छे सर हैं, उन्हें तो बिना डॉक्यूमेंट के मेरा काम कर दिया, तो 50 लोग और जाएंगे। हो सकता है उस 50 लोगों में से 25 लोग फ्रॉड हों। लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन इन दिस केस, राइट। तो मोरली आप सही हो, आपको मदद करना चाहिए, लेकिन एथिकली नहीं करना चाहिए, है ना। तो मोरली आप मदद करोगे, मतलब अगर आपके पर्सनल लेवल पे आपके पास पैसे हैं तो आप उस हिसाब से दादी जी की मदद करो, और एथिकली आप पूरी कोशिश करो कि उनका डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी बने और उनकी पेंशन आए, है ना। तो इन दिस वे आप अरेंज करोगे मनी, या किसी ओल्ड होम से, या वट एवर यू कैन डू, वो आप करने की कोशिश करोगे, लेकिन लॉ नहीं तोड़ोगे। दिस इज़ द बेसिक थिंग जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ज्ञान दे दिया फालतू का। तो बेसिकली बात ये थी कि मोरल रीज़न क्या है पावर शेयर करने का। तो मोरल रीज़न यहाँ पे से एथिकल रीज़न भी कह सकते हो। मोरल रीज़न ये है कि देखो, जब आप कह रहे हो कि मेरी कंट्री एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं उनका हक है, उनकी गवर्नमेंट है, उनके डिसीजंस हैं, उनकी इज्जत है, उनकी डिग्निटी है ना। जब आप बोल रहे हो कि मेरी कंट्री डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है, और अगर आप पावर शेयर ही नहीं कर रहे हो, लोगों को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो काय का डेमोक्रेसी, आप समझ रहे हो। फिर डेमोक्रेसी होने का मतलब क्या हुआ। तो बुक ये कहती है कि पावर शेयरिंग जो है ना, वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। स्पिरिट मतलब समझते हो भूत, मतलब आप समझते हो आत्मा, मतलब सोल, सोल ये वर्ड ठीक रहेगा। मतलब आप समझो कि जो अगर डेमोक्रेसी एक बंदा है ना, तो उसकी आत्मा ही पावर शेयरिंग है, मतलब डेमोक्रेसी की सोल ही पावर शेयरिंग है। आप समझ रहे हो, डेमोक्रेसी पॉसिबल ही नहीं है बिना पावर शेयरिंग के। तो इस वे में ये जो चीज़ है मोरली, ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है ना। वहाँ पे हमने वर्ड याद किया था कि बेटर आउटकम, यहाँ पे हम वर्ड याद करेंगे कि ये बहुत वैल्यूएबल है। पावर शेयर करना बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है ना। तो ये दो रीजन्स बुक देती है, और यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेबनान को लेके। तो लेबनान का केस क्या है। लेबनान का केस थोड़ा सा डिफरेंट है और ये पावर शेयरिंग के बारे में ही है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या लफड़े हैं लेबनान में। तो लेबनान एक ना एक वो भी एक छोटी सी कंट्री है, और वो वेस्ट एशिया में है। तो एशिया में लेबनान कंट्री, और वेस्ट एशिया में है। और उसका जो कैपिटल है वो है बेरूत, 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 हाँ। अब लेबनान में क्या था, देखो लेबनान में ना दो टाइप के लोग मेनली रहते हैं, एक रहते हैं क्रिश्चियंस और एक रहते हैं मुस्लिम्स। क्रिश्चियंस में वहाँ पे दो टाइप के क्रिश्चियंस को रेफ़र किया जाता है। एक क्रिश्चियंस हैं जो जिन्हें बोलते हैं मेरोनाइट सेक्ट के क्रिश्चियन। मेरोनाइट सेक्ट क्या है, जो लेबनान का ना एक पर्सनल काइंड ऑफ, उनका जो क्रिश्चियन, उनके जो रिचुअल्स हैं उनने खुद ने ईजाद किए हैं, उनके चर्च हैं, उनके अपने तरीके तौर तरीके हैं। मेरोनाइट सेक्ट ऑफ क्रिश्चियन जो है वो लेबनान के ऐसे लोकल हैं, और उनके अपने तरीके हैं सब कुछ करने के, रिलीजियस जो उनके बिलीव्स हैं। फिर एक वहाँ पे क्रिश्चियन बोले जाते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। तो बाकी जितने टाइप के क्रिश्चियन हैं मेरोनाइट को छोड़ के, जो बाकी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वेस्ट को, ईस्ट को, जो भी है वो, उनको आप बोलते हो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन में दो टाइप हैं, और मुस्लिम में भी वहाँ दो टाइप हैं। तो मुस्लिम में तो ऑलरेडी दो टाइप हैं ही, एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम और एक होते हैं शिया मुस्लिम। तो जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिन्होंने इस्लाम को जो इस्लाम के फाउंडर थे, जिन्होंने इस्लाम बनाया था, उनकी डेथ के बाद ना ये कन्फ्यूजन था कि अगला लीडर कौन बनेगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो सुन्नी मुस्लिम थे वो ये चाहते थे कि लीडर ना डिस्कशन के बाद बने, ऐसा नहीं कि हम रैंडमली किसी को भी बना दें, अच्छे डिसीजन करते हैं और उन्हें बनाते हैं। और जो शिया मुस्लिम्स थे, वो एक ग्रुप था जो चाहते थे कि नहीं, जो मोहम्मद जी हैं उनकी फैमिली से ही कोई बने, है ना। उनके कोई कज़िन को वो सपोर्ट कर रहे थे। तो इस चक्कर में फिर इनमें डिफरेंसेस हो गए थे, और ये अलग अलग फिर शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम ऐसे करके हो गया था। तो मुस्लिम्स में ये दो टाइप हैं। तो ये चारों टाइप के लोग वहाँ पे लेबनान में रहते हैं, है ना।
अब लेबनान में क्या होता है कि 1975 के पहले जो गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही थी गवर्नमेंट, तो वो क्या करती थी, वो क्रिश्चियंस को ज़्यादा सपोर्ट करती थी क्योंकि मुस्लिम्स वहाँ पे कम थे। ठीक है, फिर क्या होता है कि पैलेस्टीन एक बाजू में कंट्री ही कह लो उसे, कंट्री है, तो वहाँ पे वॉर चल रहा था, वो अभी तक वो चल ही रहे। तो वो जो वॉर चल रहा था ना, उसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम्स यहाँ आना शुरू हो गए। कहाँ पे? लेबनान में। और फिर लेबनान में मुस्लिम्स का भी नंबर बढ़ गया। अब क्या था कि जो क्रिश्चियंस लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ना, मुस्लिम्स पहले कम थे तो वो क्रिश्चियन को ज़्यादा सपोर्ट करती, तो मुस्लिम्स थोड़े से इशू ऑलरेडी चल रहा था, और जब मुस्लिम्स जब बराबर हुए तो इशू बढ़ गया। 1974 में वॉर शुरू हो जाता है, सिविल वॉर, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, ऐसे ही सिविल वॉर शुरू हो जाता है, बहुत सारे लफड़े होते हैं। फिर 1970 से 5 से लेकर 1990 तक वो वॉर चलता है। 1989 में एक एग्रीमेंट होता है, तेफ एग्रीमेंट, उसके बाद 1990 तक वो प्रॉपर ख़त्म हो जाता है वॉर। फिर जब वॉर ख़त्म होता है ना, तो वो कुछ डिसाइड करते हैं, उनने कुछ डिसाइड किया कि हमें अब कैसे रहना चाहिए, क्योंकि लड़ाई बहुत हो रही है भाई। तो उन्हें डिसाइड किया कि जो उनके प्रेसिडेंट रहेंगे, जो सबसे टॉप पोस्ट रहेगी, वो कौन से वाले लोगों से रहेंगे, वो रहेंगे मैरोनाइट सेक्ट ऑफ, जो क्रिश्चियन है, मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन जो है, जो कैथोलिक क्रिश्चियन मैरोनाइट सेक्ट वाले, उनसे बनेंगे प्रेसिडेंट। फिर जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो बनेंगे सुन्नी मुस्लिम से, सुन्नी मुस्लिम से। फिर उनके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो बनेंगे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से। और चौथा मैंने आपको बताया था सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम से ना। तो जो उनके स्पीकर रहेंगे पार्लियामेंट में, जो होते हैं स्पीकर, वो रहेंगे शिया मुस्लिम से। तो इन्हें पोस्ट डिसाइड करी, उस समय जो भी पॉपुलेशन रही होगी कंट्री की, उस हिसाब से उन्होंने कहा होगा कि ज़्यादा हम है तो ये बन जाते, ये बन। तो सब लोग एग्री कर गए उस बात पे। फिर अब क्या है, अब ये कंडीशन आ गई है लेबनान में कि अब ना मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है ना। और इशू क्या है, इशू ये है कि देखिए जो सबसे टॉप पोस्ट है कंट्री की, वो तो मैरोनाइट सेक्ट वाले क्रिश्चियन के लिए रिजर्व है। लेकिन अब ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार कोई चीज़ बना ली, लॉ बना लिए, वो हमेशा चलेंगे। लॉ का रिवाइज़ होना, हमारा रिवाइज़ होना, हर चीज़ का रिवाइज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो बुक हमसे क्वेश्चन पूछती है कि आपको क्या लगता है कि इस समय क्या करना चाहिए। मान लो हम वहाँ पे सारे लोग जाएं और हम और किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो हम तो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते, है ना। तो लेकिन ये तो गलत बात हुई ना, क्यों नहीं बन सकते भाई, बन सकते हैं हम, क्यों नहीं बन सकते। तो क्योंकि अब तो मुस्लिम्स ज़्यादा है ना, तो अगर मैं एज ए मुस्लिम वहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है, क्यों नहीं बनना मुझे प्रेसिडेंट। तो और अब हम ज़्यादा भी हैं, तो क्या है कि अब इस लॉ को ना लॉजिकली देखा जाए तो रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। सब लोगों को फिर से साथ में बैठना चाहिए और उसका कुछ आंसर निकालना चाहिए जो उनकी कंट्री के लिए सूटेबल हो। हम तो क्या ही बोलें, है ना। तो ये पॉइंट है, बुक ने ये पूछा कि आप क्या रिकमेंड करते हो। तो मेरे हिसाब से हाँ, रिकन्सिडरेशन ज़रूरी है, बिकॉज अब कंडीशंस अलग हैं, उस समय कंडीशंस अलग थी। जो कंडीशंस होती हैं उस हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए, लोगों को बदलना चाहिए, है ना। ठीक है, क्योंकि पड़े पड़े तो जंग लग जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये लेबनान का केस था, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो हम ख़त्म कर लेते हैं, ओके। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हमारा लास्ट टॉपिक, इसे ख़त्म करते हैं। तो आप समझो ये चीज़ क्या है। देखो, एक ज़माना था जब ना ऐसे पुराने टाइप के लोग थे और ऐसे कोई राजा वाराजा हुआ करते थे, है ना। या फिर पहले भी लोगों को यही लगता था कि देखो यार, एक इंसान के पास पावर होगा सारा, है ना, कि ये एक इंसान है, ये सारी कंट्री को मैनेज करेगा और ये जो बोलेगा वो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, जो भी डिसीजन है वो जल्दी हो जाएंगे और फालतू के लफड़े नहीं होंगे कि इससे पूछो इससे पूछो। सब इस चीज़ में बिलीव करते थे। फिर क्या हुआ, कुछ बंदे ख़राब निकल गए, है ना। और टाइम के साथ रियलाइज़ हुआ यार कि एक बंदा सारे बंदों के बारे में नहीं जान सकता है, सारे इंसानों की नीड उसे नहीं पता है ना। कोई इंसान, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई इंसान दिल्ली में रह रहा है तो वो साउथ की नीड को उतने अच्छे से नहीं बता पाएगा, गुजरात में रह रहा है तो वो अरुणाचल प्रदेश के अच्छे से नहीं बता पाएगा, है ना। तो ये कन्फ्यूजन होगा, आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। इसलिए धीरे धीरे पता लगा कि यार इतना आसान भी नहीं है ना। तो फिर डेमोक्रेसी आई, लोगों को लगा हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, डेमोक्रेसी है सब। तो डेमोक्रेसी में क्या था कि चलो सबसे बात करनी है, सबको पावर देना है, सबको डिसीजन में लेना है। तो फिर ज़रूरी हो गया कि पावर को शेयर करना पड़ेगा, है ना। जब तो हम उनकी बातें सुन पाएंगे, डिसीजन वो लोग ले पाएंगे, तो पावर शेयरिंग ना डेमोक्रेसी की वजह से एक ज़रूरी चीज़ बन गई कि पावर शेयर तो करना है। कितनी बार बोल रहा हूँ मैं वर्ड पावर शेयर, आपको बुरा लग रहा होगा, सॉरी। तो पावर शेयर तो करना है। तो अब पॉइंट ये था सीरियसली, पॉइंट ये था कि पावर शेयर कैसे करें। जब भी आप कोई चीज़ करने वाले हो, इतनी सीरियस चीज़ एक कंट्री को लेके, तो उसके लिए कोई प्रोसेस होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी, मतलब ऐसे शादी थोड़ी चल रही है कि तू केटरिंग का दे ले, तू खाना संभाल ले, तू लाइट संभाल ले, ऐसे नहीं होगा ना। आपको एक प्रोसेस बनानी पड़ेगी जब आप पावर शेयर कर रहे हो एक कंट्री के लेवल पे।
तो जब अलग अलग डेमोक्रेसीज़ ने अपने अलग अलग जो तरीके ईजाद किए, उससे हमको ना एक कॉमन से फॉर्म मिलते हैं 5 टाइप के। तो बुक में 4 दिए हैं, हम उसे 5 कर दे रहे हैं। 5 टाइप से पढ़ लेंगे तो जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो समझते हैं कि इस तरीके के जनरली पावर डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है कि लोग कंट्री ऐसे अपने पावर को बांटती है। तो जो हमारा पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मैं आपसे कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 ऑर्गन्स को रखा है। पहला है आपका एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो आप देखो इनको ना हम ऐसे सेम रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं, मतलब इनके पास अपने अपने ना सेपरेट पावर हैं और इनफ पावर्स हैं। तो हम चाहते हैं, एक चीज़ हमसे ये चाहते हैं कि ये ना एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें, अपने अपने सेपरेट पावर्स इन्जॉय करें, देश का कुछ भला करें और एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर ना करें, है ना। लेकिन अगर इनमें से कोई गलत करे ना कुछ उल्टा सीधा, तो ये चेक भी कर पाए, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। कि इसमें चेक और बैलेंस दोनों है। बैलेंस, पावर बैलेंस में सबके अपने अपने पावर है, लेकिन टाइम पे ये चेक भी कर लेते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि जुडिशरी अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं पे ये लोग लिंक्ड हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व होता है जुडिशरी यानी कि जजेस को अपॉइंट करने में, है ना। और जब जजेस कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं तो पार्लियामेंट उनको उनकी पोस्ट से हटा सकता है। ऐसे ही पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया या एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर दिया उल्टा सीधा, तो जुडिशरी उसे चेक कर सकती है। अब पार्लियामेंट चाहे तो वो एग्जीक्यूटिव पे एक्शन ले सकता है, एग्जीक्यूटिव चाहे तो, और अगर मतलब पीएम चाहे तो पूरा लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो ये लोग कनेक्टेड हैं, उल्टा सीधा करेंगे तो एक दूसरे के साथ फंस जाएंगे, पंगे हो जाएंगे। और जनरली पावर सेपरेट है तो अपना अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। इसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसको आप कहते हो चेक एंड बैलेंस सिस्टम, है ना। चेक एंड बैलेंस दोनों चल रही हैं। तो ये आप याद रखें, पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा होता है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ओके ऐसा सॉरी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, एक आपकी गवर्नमेंट रहती है पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। जैसे आप बोलते हो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो वर्टिकल में एक ऊपर गवर्नमेंट रहती है ना। फिर एक पूरी कंट्री के लिए, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, फेडरल। सेकंड नंबर पे होती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लोकल मैटर्स संभालती है ना। और थर्ड पे ऐसा हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट रहे, जैसे हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है ना। तो पहले नंबर पे सेंट्रल, यूनियन, फेडरल गवर्नमेंट, दूसरे नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट, या आप कहते हो कहीं कहीं पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना। ऐसे अलग अलग वर्ड होते हैं। और ये लास्ट में आपका आप कह रहे हो कि लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है किसी कंट्री में। तो या तो ऐसे आप पावर डिवाइड कर सकते हो, इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और इसी को भी कहते हैं फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। तो ये फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो पहला आपने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा सीधा कौन कौन थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर आपने पढ़ा वर्टिकल यानी कि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और मे बी यू कैन हैव लोकल गवर्नमेंट, राइट। ये दो। तो कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये ख़त्म। फिर तीसरे आपके हो सकते हैं कोई सोशल ग्रुप्स हो सकते हैं। सोशल ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं, सामाजिक ग्रुप्स, समझ रहे हो। समाज क्या करता है, समाज करता है कुछ अपने कल्चर की बातें, समाज करता है कुछ अपने लैंग्वेज की बातें, समाज करता है धर्म की बातें। तो आप समझ रहे हो, ये रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, लैंग्वेज यानी कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं, सब ऐसा बुक बोल रही है। और जैसे कि वो एग्जांपल दे रही है कि बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो उन्होंने बनाई थी, आप याद कीजिए कि वो लैंग्वेज देख लेगी, एजुकेशन देख लेगी, लोकल चीज़ें देख लेगी, कल्चर को देख लेगी। वो एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल है किस चीज़ का, सोशल ग्रुप का, सोशल ग्रुप का, सामाजिक ग्रुप का, ठीक है। और एक और एग्जांपल है जैसे कि रिजर्वेशन जब हम देते हैं तो ये कास्ट बेस्ड है, ठीक है, कास्ट बेस्ड है। तो ये भी कहीं ना कहीं रिलीजियस इशू था, रिलीजियस इशू तो नहीं था, एक रिलीजन के अंदर का इशू है। तो कास्ट जो एक सिस्टम था उसकी वजह से रिजर्वेशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने रिजर्व करी है एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, राइट। तो वो जो एक एरिया रिजर्व किया कि पार्लियामेंट में उनकी सीट रिजर्व है, वो भी एग्जाम्पल है किसका, आपके सोशल ग्रुप का, कि वो उनका एक ग्रुप है जो कहीं ना कहीं किसी वे में वीक था, तो उसकी वजह से हमने उनको रिजर्वेशन दिया ताकि वो आगे आ सकें, है ना। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो भी अपना हाथ बटा सके। तो ये एक हो गया। तो आपने कहा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और फिर सोशल ग्रुप्स। फिर हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वो भी तो अपना पावर दिखाते हैं कंट्री में, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी एक तो ये हो सकता है कि उनने गवर्नमेंट ही बनाई है, तो उनकी पावर में रहेंगे, या फिर वो अपोजिशन में रहेंगे, है ना। तो जो कंपटीशन चलता रहता है ना पॉलिटिकल पार्टीज में कि हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए, उस चक्कर में ना एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहता है ना।
वो लोगों का ध्यान रखती हैं, फिर लोग उनका ध्यान रखते हैं, और इसी वे में पावर शेयरिंग यहाँ वहाँ शिफ्ट हो सकती है। तो कभी इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कभी इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी में ज़्यादा ही शेयरिंग हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि वो उनने एक अलाइंस बना ली। मान लो मुझे इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन लड़ने से पहले हम 2-3 पार्टी एक साथ हो गए, है ना, तो हमारी अलाइंस बन गई, और फिर या फिर 2-3 पार्टीज़ ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली, वो लोग जीत गए, तो उसे बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, है ना, ऐसा अलाइंस बनाना, ग्रुप बनाया, कोलिशन बनाना। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपना पावर शेयर करती हैं। तो ये एक पावर शेयर, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और लास्ट ग्रुप देती है प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ऐसे कोई भी ग्रुप्स जिनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है, वो गवर्नमेंट से बातें करते हैं अपनी बात को, जैसे हो सकता है कोई बिजनेसमैन का ग्रुप हो सकता है, कोई फार्मर्स का ग्रुप हो सकता है, तो वो कोशिश करेंगे अपनी बातों को रखने का, है ना। तो ये लास्ट टाइप पावर शेयर, कि वो भी पावर शेयरिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर से कांटेक्ट में रहते हैं, जो आपके लॉ बनाते हैं उन लोगों से बात करते हैं कि सर प्लीज़ आप इस वे में कंसिडर करिए। वो थोड़े डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, पेटिशन डालते हैं, कभी कभी वो गवर्नमेंट कमिटीज़ का पार्ट होते हैं, या किसी भी तरीके से वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी कंट्री में डिसीजन हो रहा है उसे, समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे लोग कंट्री में जो भी डिसीजन हो रहे हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इनका कहीं ना कहीं रोल है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन है। और इसी तरीके की पावर शेयरिंग हमें पूरे देखने को मिलती है डेमोक्रेसीज़ में। और यही टॉपिक था, और यहाँ पे अपना जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था ये, पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और ओके, सो ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग योर लीव, गुड बाय एंड टेक केयर।